हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं आनुवंशिकता एवं जैव विकास। ये क्लास 10th बायो का चैप्टर है। चैप्टर नंबर ये 9 है बुक के हिसाब से, लेकिन बायो का ये 4th चैप्टर है। इससे पहले हम लोगों ने बायो में देखा जैव प्रक्रम, उसके बाद नियंत्रण और समन्वय, उसके बाद जीव जनन कैसे करते हैं यानी कि प्रजनन, और ये हमारा आनुवंशिकता एवं जैव विकास, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो इस चैप्टर के साथ जो हमारा बायो है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हम लोग कर रहे हैं ना, हम लोग एग्जाम्पलर कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हम लोगों ने फिजिक्स ऑलरेडी कवर किया हुआ है, केमिस्ट्री ऑलरेडी कवर किया हुआ है, और इस चैप्टर के साथ हमारा बायो भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्लास 9th के चैप्टर्स करेंगे, और कंटिन्यू मैं बायो से ही करूँगा। क्लास 9th का अगला चैप्टर होगा वो बायो का होगा। उसमें 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं क्लास 9th में बायो के, तो पहले हम लोग उससे कवर करेंगे, उसके बाद फिजिक्स, देन केमिस्ट्री। तो बढ़ते हैं आगे और करते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, अनुवांशिक पदार्थ का विनिमय कब होता है? अनुवांशिक पदार्थ का विनिमय का मतलब है यहाँ पर एक्सचेंज, आदान प्रदान। अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए होता है। यानी कि डीएनए का एक्सचेंज कब होता है? डीएनए का एक्सचेंज होता है जब नर युग्मक और मादा युग्मक संलयित होते हैं, यानी कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट ये दोनों आपस में फ्यूज होते हैं। तो गैमीट का फ्यूजन यानी कि युग्मकों का संलयन ये किस में होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लैंगिक जनन में। तो इसमें जो लैंगिक जनन होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। लैंगिक जनन के दौरान तो हमारा आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। कायिक जनन यानी कि कायिक प्रवर्धन ये अलैंगिक प्रजनन है, इसमें नहीं होगा। अलैंगिक जनन के दौरान नहीं होगा। मुकुलन जो है अपने आप में एक अलैंगिक प्रजनन का ही प्रकार है, तो ये भी नहीं होगा। तो डीएनए का एक्सचेंज या फिर अनुवांशिक पदार्थ का विनिमय, एक्सचेंज, आदान प्रदान ये होता है जब नर युग्मक मादा युग्मक ये आपस में फ्यूज होते हैं तो होता है। और ऐसा होता है कहाँ पर? लैंगिक प्रजनन में। युग्मकों का संलयन ये लैंगिक प्रजनन के ही अंदर होता है। उसके बाद है गुलाबी रंग के दो पुष्प के बीच संकरण कराए जाने पर, संकरण का मतलब यहाँ पर है निषेचन कराए जाने पर एक लाल रंग, 2 गुलाबी रंग की और एक सफ़ेद रंग की संतति उत्पन्न हुई, यानी कि बच्चे पैदा हुए। इस संकरण का स्वरूप क्या है? अब देखो यहाँ पर लाल रंग, गुलाबी रंग, सफ़ेद रंग, इन सब के ऊपर हमें नहीं जाना है कि ये कैसे हैं। यहाँ पर सवाल में ही आपको बोल रखा है कि 2 पुष्प के बीच संकरण कराया गया है। 2 पुष्प के बीच संकरण कराया गया है, तो ये 2 पुष्प भले ही एक पादप के ऊपर हो या भले ही अलग अलग पादप के ऊपर हो, इनके बीच में अगर निषेचन होगा तो क्या कहलाएगा? परनिषेचन कहलाएगा। पर परागन होगा, उसके बाद पर निषेचन होगा, तो पर निषेचन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 100 परागन या 100 निषेचन तो नहीं होगा। 100 निषेचन या 100 परागन हम तब बोलते हैं जब एक ही फूल के अंदर निषेचन हो जाता, एक ही फूल में मादा भाग भी होता, नर भाग भी होता और निषेचन हो जाता, तो हम वहाँ पर 100 निषेचन 100 परागन बोलते हैं। पहले 100 परागन होता, उसके बाद 100 निषेचन होता। कोई निषेचन नहीं, ये तो होगा नहीं। सवाल में बोल रखा है कि निषेचन करवाया जा रहा है, तभी तो ये सारे आए हैं, सफ़ेद, गुलाबी, लाल, ये सारे। दोहरा निषेचन यहाँ पर एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर ये नहीं है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 पुष्प जब सवाल में ही दे रखा है कि 2 पुष्प है और इनके बीच में संकरण कराया गया, क्रॉस कराया गया, मतलब पर निषेचन है। एक ही पुष्प के अंदर होता तो 100 निषेचन होता। तो यहाँ पर इसमें दिमाग लगाना ही नहीं था कि लाल रंग, गुलाबी रंग, हालांकि ये मेंडल के एक्सेप्शन से सवाल है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको इन सब पर दिमाग नहीं लगाना है, केवल 2 पुष्प देखते ही आपको आंसर टिक करना था। मटर के एक लंबे पौधे और एक बौने पौधे के बीच संकरण कराए जाने पर जो संतति उत्पन्न हुई उसके सभी पौधे लंबे थे। सवाल में आपको बोला गया है कि एक लंबा पौधा, और साथ में आपको जीनोटाइप भी दिया हुआ है। लंबा पौधा तो कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है, लेकिन सवाल में आपको बोल रखा है कि ये कैपिटल टी है, यानी जो पेरेंट्स है वो है कैपिटल टी, और बौने वाले तो हमेशा ही होते हैं स्मॉल टी। जब इनका संकरण करवाया गया तो यहाँ से F1 हमें मिलेगा, F1 पीढ़ी के बच्चे मिलेंगे, और वो सारे के सारे होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये सारे के सारे होंगे टॉल। ये शुद्ध रूप से लंबे थे जनक, और ये जो बच्चे हैं ये शुद्ध रूप से लंबे नहीं है, ये हाइब्रिड टॉल है। तो ये सारे के सारे हमें मिलेंगे ऑल डोमिनेंट। ये आपको अच्छे से याद रखना है, कि प्रथम पीढ़ी में F1 में सारे के सारे हमें डोमिनेंट मिलते हैं। रट लो, प्रथम पीढ़ी में सारे के सारे हमें प्रभावी मिलते हैं। डोमिनेंट यानी कि प्रभावी, सारे के सारे हमें क्या मिलते हैं? प्रभावी मिलते हैं। प्रथम पीढ़ी में सारे के सारे क्या मिलते हैं? प्रभावी मिलते हैं। तो हमें बोल रखा है कि सारे जो है वो लंबे थे,
आप जानते हो मटर के प्लांट में लंबा बौना में प्रभावी कौन होता है? लंबा वाला होता है। और सारे के सारे लंबे थे। क्यों लंबे थे? क्योंकि लंबा होना प्रभावी विशेषक है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लंबा होना डोमिनेंट ट्रेट है। तो अभी इसका यूज जो है आगे भी आएगा, है ना, ये याद रखिएगा। F1 पीढ़ी में सारे के सारे जो है हमें प्रभावी विशेषक वाले मिलते हैं, डोमिनेंट ट्रेट वाले मिलते हैं। जो भी डोमिनेंट होगा ना उसे आप F1 में लिख दो, वो सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा। F2 में जाकर के कुछ हमें प्रभावी मिलते हैं तो कुछ अप्रभावी मिलते हैं, लेकिन F1 में हमें सारे के सारे प्रभावी मिलते हैं। हमें कैसे पता चला कि F1 वाले के बारे में बात कर रहा है? क्योंकि बोल ही रखा है ना, सभी पौधे लंबे थे, तो सभी पौधे लंबे तो हमें F1 में ही मिलता है, क्योंकि F2 में तो कुछ लंबे और कुछ बौने दोनों मिलते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है? प्रत्येक हार्मोन के लिए एक जीव होता है। देखो यहाँ पर करेक्शन कर लेना, यहाँ पर जीव नहीं होगा, यहाँ पर जीन होगा, है ना, यहाँ पर जीन होगा, यहाँ पर भी जीन होगा। टाइपिंग मिस्टेक है। एनसीईआरटी के अंदर जो है काफ़ी सारे हम लोगों ने देखे कि टाइपिंग मिस्टेक्स है, आंसर की में भी मिस्टेक है। प्रत्येक हार्मोन के लिए एक जीन होता है, प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक जीन होता है, प्रत्येक एंजाइम के उत्पादन के लिए एक जीन होता है, वसा के प्रत्येक अणु के लिए एक जीन होता है। वसा के लिए कोई जीन नहीं होता है, तो डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कथन सही नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जीन क्या होता है तो आप क्या बोलोगे? जीन जो होता है वो डीएनए का वो टुकड़ा होता है, जीन डीएनए का वो सेगमेंट होता है, वो खंड होता है, वो टुकड़ा होता है जिसके पास किसी खास प्रकार के प्रोटीन बनाने के कोड्स होते हैं, है ना। जैसे मान लो डीएनए का एक टुकड़ा है, उसके पास एक ऐसा कोड है जो वो प्रोटीन बनवाएगा जिससे आपका बाल का कलर जो है वो ब्राउन हो जाएगा। डीएनए के पास एक ऐसा टुकड़ा है जिनके पास वो कोड्स छुपे हुए हैं जो वो प्रोटीन बनवा सकता है जिससे आपका बाल का रंग क्या हो जाए? ब्राउन हो जाए। तो हम बोलेंगे कि वो जो टुकड़ा है वो जीन है, और वो जीन क्या करवाएगा? बालों का कलर ब्राउन करेगा। तो ऐसे ही हमारे बॉडी के अंदर न जाने कितने सारे जीन्स प्रेजेंट हैं जो अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स बनवाएंगे, और ये सारे जीन कहाँ प्रेजेंट है? डीएनए में प्रेजेंट है। तो डीएनए के हर सेगमेंट को हम लोग जीन नहीं बोलते हैं, डीएनए के उसी सेगमेंट को हम लोग जीन बोलते हैं जहाँ प्रोटीन्स के लिए कोड होते हैं। तो डीएनए का वो टुकड़ा जिसके पास प्रोटीन बनाने के लिए कोड है उसे हम लोगों ने क्या कहा? उसे हम लोगों ने जीन कहा। मतलब जीन अपने आप में क्या है? डीएनए है। जीन अपने आप में डीएनए है। फिर इस जीन से आरएनए बनेगा, इस जीन से क्या बनेगा? आरएनए बनेगा, या फिर बोल दो डीएनए से आरएनए बनेगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। फिर इस आरएनए से जाकर के प्रोटीन बनेगा, इस आरएनए से जाकर के क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा, और इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो यहाँ जो लिखा हुआ है प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक जीन होता है, तो ये तो सही हो जाएगा। हर प्रोटीन के लिए क्या होता है कि जीन होता है। उस जीन के अंदर जो प्रोटीन का कोड है इसे डिकोड किया जाएगा, उसके बाद प्रोटीन बनेगा। उसके बाद देखो प्रत्येक एंजाइम के उत्पादन के लिए जीन होता है। जो आपके एंजाइम्स होते हैं, क्या आप नहीं जानते कि जो एंजाइम्स होते हैं ये प्रोटीन ही तो होते हैं? तो हम बोल सकते हैं कि प्रत्येक एंजाइम के उत्पादन के लिए एक जीन होता है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। अब हम आते हैं हार्मोन्स के ऊपर। तो देखो हार्मोन्स जो है, कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो प्रोटीन से बनते हैं, और कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो आपके इससे बनते हैं, लिपिड से बनते हैं। तो जो हार्मोन प्रोटीन से बनते हैं उसके बारे में तो हम बोल ही सकते हैं कि उसके लिए जीन है, क्योंकि प्रोटीन्स तो जीन ही बनवाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हार्मोन प्रोटीन से बनते हैं उसके लिए जीन है, लेकिन जो हार्मोन लिपिड से बनते हैं उसके लिए जीन नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट हमारा ए है, ये बोल सकते हो कि 50% करेक्ट भी है और 50% इनकरेक्ट भी है, लेकिन हमें यहाँ पर बेस्ट विकल्प के साथ जाना है, तो हम जाएंगे डी के साथ। हम यहाँ पर ए को सही मानेंगे, क्योंकि जो हार्मोन प्रोटीन से बनते हैं उसके लिए तो जीन चाहिए ही। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वसा के प्रत्येक अणु के लिए जीन होता है, वसा के लिए कोई जीन नहीं होता है, लिपिड के लिए कोई जीन नहीं होता है। अगला है, यदि मटर के एक गोल तथा हरे रंग के बीज वाले, देखिए मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर्स चूज किए थे जिनमें कि 14 ट्रेट्स थे, वो सारे आपको याद होने चाहिए कि कौन प्रभावी है कौन अप्रभावी है, अगर आप चाहते हो इस तरह के सवाल को सही बनाना। तो यदि मटर के एक गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे जिसका ये जीनोटाइप है, और झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे जिसका ये जीनोटाइप है,
संकरण कराया जाए तो F1 के बीज कैसे होंगे। मैंने अभी आपसे कहा, याद कर लो कि F1 में हमें सारे के सारे डोमिनेंट मिलते हैं। F1 में हमें सारे के सारे कैसे मिलते हैं, डोमिनेंट मिलते हैं। ऑल डोमिनेंट रेट्स हमें मिलते हैं, सारे के सारे हमें प्रभावी विशेषक मिलते हैं। अब आप मुझे ये बता दो, जो सीड है इसमें राउंड वाला, गोल वाला प्रभावी होता है या फिर रिंकल्ड वाला। गोल बीज प्रभावी होता है या फिर झुर्रीदार बीज प्रभावी होता है। आप बोलेंगे कि गोल बीज वाला प्रभावी होता है, तो यहाँ पर हमें राउंड सीड मिलेगा, क्योंकि हमें F1 में तो सारे के सारे क्या मिलने हैं, प्रभावी मिलने हैं। उसके बाद पीले रंग का बीज प्रभावी होता है या हरे रंग का बीज प्रभावी होता है, तो पीले रंग का प्रभावी होता है, तो यहाँ पर येलो सीड। तो राउंड सीड, येलो सीड, यानी कि गोल और जो पीले बीज होंगे वो हमें सारे के सारे F1 में मिल जाएंगे, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। F1 में हमें सारे के सारे प्रभावी विशेषक वाले प्राप्त होते हैं। मानव नरों में यानी कि मेल्स की बात की जा रही है यहाँ पर, पुरुषों की। मानव नरों में एक गुणसूत्र को छोड़कर सभी गुणसूत्र पूर्ण जोड़े में है। पूर्ण जोड़े में है का मतलब यहाँ पर है कि परफेक्टली पेयर्ड है। परफेक्टली क्या है कि पेयर्ड है, पूर्ण जोड़े में है। ये अपूर्ण जोड़े वाले गुणसूत्र कौन से हैं? कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो मेल्स होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उनके अंदर कितने जोड़े होते हैं, क्रोमोजोम्स 23 पेयर होते हैं। मनुष्यों में तो 23 ही पेयर होते हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, तो 23 पेयर हैं। इस 23 पेयर में कहा गया है कि सारे के सारे जो है वो परफेक्टली पेयर्ड है, सारे के सारे परफेक्टली पेयर्ड है, पूर्ण जोड़े में है, बस एक को छोड़ करके। एक पेयर ऐसा है जो पेयर्ड नहीं है। देखो, इस 23 पेयर में 22 प्लस यानी कि 22 पेयर प्लस एक्स वाई ये होता है। 22 पेयर में जो एक पेयर है हमारा सेक्स क्रोमोजोम होता है। तो ये जो एक्स क्रोमोजोम होता है ना, एक्स क्रोमोजोम, ये लार्ज साइज का होता है, ये लार्ज होता है इन साइज, और ये जो वाई होता है ये शॉर्ट होता है इन साइज। ये सारे 22 जो है ये परफेक्टली पेयर्ड होते हैं, लेकिन एक्स वाई जो है ये परफेक्टली पेयर्ड नहीं होते हैं। कारण क्या है, वाई थोड़ा सा छोटा होता है, वाई क्रोमोजोम थोड़ा सा छोटा होता है, एक्स क्रोमोजोम बड़ा होता है वाई की तुलना में, इसीलिए ये परफेक्टली पेयर्ड नहीं होते हैं। तो वाई गुणसूत्र और एक्स गुणसूत्र इन दोनों को छोड़ दो तो बाकी सारे पेयर्ड होते हैं, ये दोनों पेयर्ड नहीं होते हैं। कारण क्या है, कारण ये नहीं है क्योंकि ये एक्स है ये वाई है, कारण ये है कि जो एक्स क्रोमोजोम है वो साइज में थोड़ा बड़ा होता है वाई क्रोमोजोम से। तो 3 और 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें फीमेल्स के अंदर, तो यहाँ भी 22 होता ही है, प्लस यहाँ पर एक्स वाई ना होकर के एक्स एक्स होता है। तो यहाँ पर फीमेल के अंदर सारे के सारे जो 23 जोड़े हैं ना वो परफेक्टली पेयर्ड होते हैं, परफेक्टली पेयर्ड होते हैं। इसीलिए आपसे कहा गया है मानव नरों में, क्योंकि अगर हम मादाओं की बात करें तो उसमें सारे के सारे पेयर्ड ही होते हैं, परफेक्टली पेयर्ड होते हैं, पूर्ण जोड़े में होते हैं। बच्चे के नरत्व का निर्धारण, नरत्व यानी कि मेलनेस, जो बच्चा होगा वो मेल होगा, इसका निर्धारण कैसे होगा? तो मेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोजोम है वो एक्स वाई होता है, फीमेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोजोम है ये एक्स एक्स होता है। तो बच्चा जो है ये मेल ही होगा, इसका निर्धारण कौन करेगा? ये वाई क्रोमोजोम करेगा, ये वाई क्रोमोजोम करेगा। तो युग्मनज में वाई गुणसूत्र, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक युग्मनज से जिसमें पिता से वंशागत किया गया एक एक्स गुणसूत्र है, किस प्रकार का बच्चा बनेगा? अब एक जायगोट है, ये एक जायगोट है, जायगोट जो है एक कोशिकीय होता है ना, ये जायगोट है यानी कि ये युग्मनज है। इसमें पिताजी ने अपना एक्स दिया है, सवाल में बोल रखा है कि एक्स गुणसूत्र, एक्स दिया है, पिताजी चाहे तो एक्स भी दे सकते हैं, वाई भी दे सकते हैं, और माताजी ने तो कसम ही खाया हुआ है कि हम एक्स ही देंगे। यानी ये जो जायगोट है आगे चल करके गर्ल बनाने वाला है, लड़की बनाने वाला है। तो यहाँ पर पिताजी की पुत्री माताजी की लाडली जन्म लेगी, मुबारक हो लड़की हुई है। गलत कथन चुनिए, हमें क्या करना है, गलत कथन चुनना है। एक समष्टि में, एक समष्टि में का मतलब, समष्टि का मतलब यहाँ जनसंख्या से है, पॉपुलेशन से है, पॉपुलेशन।
तो एक पॉपुलेशन में लगातार कई पीढ़ियों तक कुछ एक जीनों की प्रायिकता में परिवर्तन से विकास होता है। विकास का मतलब यहाँ पर क्या है? शर्मा जी का बेटा नहीं, विकास का मतलब इवोल्यूशन। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि एक पॉपुलेशन में लगातार कई पीढ़ियों तक कुछ एक जीन की प्रायिकता में परिवर्तन से विकास होता है। देखिए, इवोल्यूशन जो है वो धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे इसमें हजारों वर्ष लग जाते हैं, लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कई पीढ़ियों तक, मतलब एक पीढ़ी से जब दूसरी पीढ़ी जब आती है तो उसमें थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, यानी कुछ वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं। फिर जो उसके बाद अगला पीढ़ी आएगा उसमें भी कुछ वेरिएशंस हो जाएंगे, फिर उसके बाद जो पीढ़ी आएगा उसमें भी कुछ वेरिएशंस हो जाएंगे। यानी हर अगले पीढ़ी में क्या होगा कि कुछ नया वेरिएशन हमें देखने को मिलेगा, हर अगले पीढ़ी में कुछ नया वेरिएशन हमें देखने को मिलेगा। और ये समझ लो कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी कहानी चलती रहेगी। एक टाइम आएगा हजारों लाखों वर्ष के बाद कि इतना ज़्यादा वेरिएशन हो चुका होगा कि अपने आप में वो एक नया प्रजाति कहलाएगा। तो यहाँ पर कहने का सीधा सा मतलब ये है कि जो विभिन्नताएं होती है, जो विभिन्नताएं बोल दो या फिर विविधताएं या फिर वेरिएशंस बोल दो, ये इकट्ठे होते चले जाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है, वो इकट्ठे होते चले जाते हैं, जमा होते चले जाते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि इतना ज़्यादा बदलाव हो जाएगा, इतना ज़्यादा वेरिएशन हो जाएगा कि अपने आप में वो नया प्रजाति कहलाएगा। तो ये यहाँ पर कहने का मतलब है। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। भूखमरी के कारण जीवों के भार में कमी आनुवांशिक रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किया जा सकता नहीं, किया जाता है। यहाँ पर किया जाता है। भूखमरी के कारण जीवों के भार में कमी का आनुवांशिक रूप से नियंत्रण किया जाता है, ये गलत हो जाएगा। भूखमरी के कारण जीवों के भार में कमी हो रही है तो इससे आनुवांशिक का कोई लेना देना नहीं है। अभी ये भूखा है तो भार में कमी है, फिर से भार में वृद्धि हो जाएगा, तो इसका आनुवांशिक से कोई मतलब नहीं है। दुबले पतले जनकों की संतति अधिक भार वाली हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। एक कपल जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों ही दुबले पतले हैं तो क्या ज़रूरी है उसका बच्चा भी दुबला पतला ही होगा? ऐसा नहीं है, उसका बच्चा जो है हेल्दी मोटा भी हो सकता है। कई पीढ़ियों तक जीन विशेषकों की वंशागति, यानी कि जो आपके ये होते हैं ट्रेट्स होते हैं, जो आपके ट्रेट्स होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो है नहीं जाते हैं, तो उनसे विकास नहीं होता है। तो ये चीज़ सही है। अगर पीढ़ी दर पीढ़ी जो है जो विशेषक होते हैं, जीन विशेषक होते हैं, अगर वो नहीं पहुंचेंगे, नहीं जाएंगे तो इनसे विकास नहीं होगा। नई स्पीशीज का निर्माण हो सकता है, यानी कि नई प्रजाति का निर्माण हो सकता है। स्पीशीज का मतलब क्या? प्रजाति। नई प्रजाति का निर्माण हो सकता है। कब नई प्रजाति का निर्माण हो सकता है? जनन कोशिकाओं के डीएनए में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते ही। देखो, डीएनए में चेंज होगा, जीन में चेंज होगा, जीन में चेंज होगा तो नई प्रजाति का निर्माण बिल्कुल हो सकता है। तो एक हमारा जो है ये बिल्कुल सही है। युग्मक के गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन आ जाता है। आप जानते हो अलग अलग जीवों में गुणसूत्र की संख्या अलग अलग होती है, तो गुणसूत्र की संख्या में अगर परिवर्तन आ जाए तो बिल्कुल नई प्रजाति का निर्माण हो सकता है। आनुवांशिक पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। आनुवांशिक पदार्थ में अगर परिवर्तन ही नहीं होगा तो नई प्रजाति का निर्माण नहीं होगा। आनुवांशिक पदार्थ यानी कि डीएनए में चेंज, जीन में चेंज तो नई प्रजाति का निर्माण हो सकता है। अगर डीएनए में ही कोई बदलाव नहीं किया जाए तो फिर नई प्रजाति का निर्माण कैसे होगा? डीएनए में चेंज करके ही ये किया जा सकता है। उसके बाद है जनकों में परस्पर मैथुन नहीं होता है, मतलब जो नर मादा होते हैं, जो जनक होते हैं नर मादा, उनमें क्या होता है कि मैथुन नहीं होता है, मतलब मेटिंग नहीं होता है, या फिर बोल दो संभोग नहीं होता है। तो अगर संभोग नहीं होगा तो फिर अगला पीढ़ी आएगा नहीं, अगला पीढ़ी आएगा नहीं तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है विविधताएं नहीं आएंगी, पीढ़ी दर पीढ़ी विविधताएं नहीं आएंगी तो विकास नहीं होगा, इवोल्यूशन नहीं होगा तो नई प्रजाति का निर्माण नहीं होगा। तो ये भी गलत हो जाएगा। मेटिंग होना चाहिए, नहीं होगा तो फिर काम नहीं चलेगा। तो 1 और 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मटर के दो पौधों से जिनमें एक गोल और हरे वाला है, यानी जो ये लिए गए हैं पेरेंट जनरेशन है, वो है गोल और हरे बीज वाला, यानी कि राउंड ग्रीन सीड। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है पीले बीज वाला और झुर्रीदार बीज वाला, यानी कि येलो एंड रिंकल्ड। इन दोनों के बीच में करवाया गया क्रॉस। ठीक है। F1 पीढ़ी उत्पन्न हुई, तब उसके बीज गोल और पीले रंग के बने। तो आप जानते ही हो कि F1 पीढ़ी में सारे के सारे क्या होते हैं? डोमिनेंट मिलते हैं, सारे के सारे डोमिनेंट मिलते हैं।
तो राउंड और रिंकल्ड में जो डोमिनेंट है वो राउंड है, डोमिनेंट का मतलब प्रभावी। ग्रीन येलो में जो येलो सीड है ये होते हैं प्रभावी। और हमसे सवाल में बोल भी रखा है कि F1 पीढ़ी में F1 पीढ़ी जब उत्पन्न हुई तब उसके बीज गोल और पीले रंग के बने, तो ये बात तो आप जानते ही हो। उसके बाद F1 पीढ़ी के पौधों के बीच संकरण कराए जाने पर, यानी ये जो पौधा प्राप्त हुआ जिसके बीज गोल है पीले हैं, उनके बीच में संकरण कराया गया, स्वसंकरण कराया गया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया गया, तब F2 पीढ़ी के पौधे प्राप्त हुए होंगे। तो F2 पीढ़ी के बीजों में लक्षण के कुछ नए समुच्चय बने, निम्नलिखित में से नए समुच्चय को चुनिए। सवाल आपसे ये कह रहा है कि जो हमने पेरेंटल जनरेशन लिया था, हमने तो ये लिया था राउंड ग्रीन सीड, येलो रिंकल सीड, ये वाला लिया था, इसमें एक माता एक पिता मान लो कि हमने ये लिया था। तो F2 पीढ़ी में जाकर के जो है हमें कुछ नए लक्षण मिले बीजों के अंदर, वही आपको बताना है कि वो नए लक्षण क्या है। देखिए F2 पीढ़ी में हमें 556 बीज प्राप्त होते हैं, जिसमें से 315 होते हैं गोल पीले, 108 होते हैं गोल हरे, 101 होते हैं झुड़ीदार पीले और 32 होते हैं झुड़ीदार हरे। तो ये सारे लक्षण वाले हमें बीज मिलते हैं। तो इसमें जो गोल हरा है ये तो कट जाएगा, हमसे नए लक्षण वाले पूछा है, नए लक्षण वाले, ये तो पुराना है जो हमने पेरेंटल जनरेशन में लिया हुआ था। उसके बाद येलो रिंकल्ड जो झुड़ीदार पीला है ये भी कट जाएगा यहाँ से। तो बचा क्या यहाँ पर, गोल पीले, यानी कि ये हमारा हो जाएगा गोल पीले और झुड़ीदार हरा, झुड़ीदार हरा, गोल पीले और झुड़ीदार हरा, ये यानी 1 नंबर और 4 नंबर वाला हमारा सही हो जाएगा। F2 पीढ़ी में जाकर के जो नए लक्षण वाले हमें बीज मिले हैं उसे हमें चूज करना था। गोल पीला वाला तो हम लोगों ने लिया ही था, माफ़ करना, ये गोल हरा तो हमने लिया ही था। उसके बाद झुड़ीदार पीला तो हमने लिया ही था जनक के रूप में। तो जो नए लक्षण वाले बने वो गोल पीले वाले बने और झुड़ीदार हरे बीज वाले बने। तो 1 और 4 हमारा राइट आंसर यहाँ पर, बी हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सब्जी की एक टोकरी में गाजर है, आलू है, मूली है, टमाटर है। बताइए कि इनमें से कौन सी सब्जियां सही समजात संरचनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। समजात संरचना यानी कि होमोलोगस स्ट्रक्चर, होमोलोगस स्ट्रक्चर। तो होमोलोगस स्ट्रक्चर या होमोलोगस ऑर्गन जो है हम उसे बोलते हैं जो सेम ओरिजिन के होते हैं, समान उत्पत्ति के होते हैं, लेकिन फंक्शन जो है वो अलग अलग करते हैं, यानी कि जो कार्य है वो अलग अलग करते हैं, डिफरेंट फंक्शन, है ना। समान उत्पत्ति और संरचना में समान होते हैं लेकिन कार्य अलग अलग करते हैं, उसी को हम लोग समजात अंग बोलते हैं, समजात संरचना बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, जो आपके ये मूली और गाजर होते हैं ये दोनों ही क्या होते हैं, रूपांतरित जड़ होते हैं, मॉडिफाइड रूट होते हैं, यानी इन दोनों की उत्पत्ति समान है, सेम ओरिजिन के हैं, ये सेम ओरिजिन के हैं, तो ये कहलाएंगे समजात संरचना। हालांकि दोनों का काम फूड स्टोरेज का ही है, लेकिन फिर भी हमारा आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा क्योंकि ये दोनों समान उत्पत्ति के हैं। बाकी जो आलू है ये तो रूपांतरित तना है, और जो टमाटर है ये तो फल है, ये रूपांतरित तना है, ये रूपांतरित जड़ है, ये रूपांतरित तना है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ टमाटर जो है फल है, ये तो होगा नहीं, और यहाँ भी ये रूपांतरित जड़ है, ये रूपांतरित तना है, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ आ जाओ, सही कथन चुनना है। मटर के पौधे का प्रतान यानी कि टेंड्रिल समझ रहे हो ना, जो ऐसे होता है जो आपने पढ़ा था नियंत्रण और समन्वय वाले में। और नागफनी का प्रनाभ वड़ंत यानी कि फाइलोक्लेड, जो कि कुछ इस प्रकार होता है, इस प्रकार, और इस पर कांटे होते हैं, है ना, इस पर कांटे होते हैं। तो ये जो कांटे होते हैं ये एक्चुअल में होते हैं लीव्स, है ना, यानी कि ये रूपांतरित पत्तियां होती है। और ये जो फाइलोक्लेड होते हैं, ऐसे जो नाक की तरह जिसका फन है, ये होते हैं स्टेम, मॉडिफाइड स्टेम। और ये जो टेंड्रिल होते हैं ये भी स्टेम ही होते हैं, ये भी स्टेम ही होते हैं। तो मटर के पौधे का जो प्रतान है ये भी रूपांतरित तना है। ये जो प्रनाभ वड़ंत है नागफनी के अंदर, ये भी रूपांतरित तना है। इसका काम होता है फोटोसिंथेसिस का, इसका काम होता है सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का। तो ये दोनों समजात अंग हो जाएंगे क्योंकि दोनों की उत्पत्ति जो है समान ही है, दोनों रूपांतरित तना है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। जो नागफनी का प्लांट होता है ना, उसमें 2 तरह का रूपांतरण होता है। एक तो पत्तियों का रूपांतरण होता है ताकि वाष्पोत्सर्जन कम हो, क्योंकि ये जीरोफाइट्स होते हैं,
ऐसे जगह पर ग्रो करते हैं जहाँ पानी की कमी होती है, तो पत्तियाँ जो है वो कांटों में तब्दील हो जाती है ताकि कम से कम पानी का लॉस हो। और फोटोसिंथेसिस भी करना पड़ेगा भोजन बनाने के लिए, खाना पीना तो चाहिए। तो जो तना होता है ना वो कुछ इस प्रकार ऐसे फ्लैट हो जाता है, इसी को हम लोग फाइलोक्लेड बोलते हैं, पर्णावृंत बोलते हैं, लेकिन है ये तना। अब जब बोली रखा है कि समजात अंग है तो समवृत्ति अंग, देखो समवृत्ति अंग का मतलब यहाँ पर समरूप अंग है, समरूप अंग। तो अगर समजात अंग है तो समरूप अंग तो नहीं होगा। पक्षियों के पंख और छिपकलियों के पाद, यानी कि पक्षियों के पंख और छिपकलियों के जो पैर होते हैं वो समवृंत अंग होते हैं, तो गलत हो जाएगा। पक्षियों के पंख और चमगादड़ के पंख समजात अंग होते हैं, गलत हो जाएगा, समरूप अंग होते हैं, यहाँ पर देख लो। और ये सारे जो है मेढक, छिपकली, पक्षी, मानव, इन सब के जो पैर होते हैं ये सारे समजात अंग होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा। यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी के अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ है तब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि अगर किसी जीव का जो जीवाश्म है वो पृथ्वी के काफ़ी गहराई से प्राप्त हुआ है, यानी कि गहरी परतों से प्राप्त हुआ है ना। जैसे ये पृथ्वी का मान लो ये सरफेस है, इसमें कई सारे परत हैं, मान लो ये परत है, 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 कई सारे परत है। तो गहराई वाली परतों से एक जीव का जीवाश्म प्राप्त हुआ है, तो इससे हम क्या भविष्यवाणी कर सकते हैं? जीव का विलोप हाल ही के कुछ वर्षों में हुआ। देखो अगर हाल ही के कुछ वर्षों में हुआ होता तो ये इतने गहराई के अंदर थोड़ी मिलता, हमें ये ऊपर मिलता, इस वाले लेयर में, इस वाले लेयर में। डीप लेयर में मिलने का मतलब है कि जीव जो है वो काफ़ी पहले विलुप्त हो चुका है, तो ये कहना गलत हो जाएगा। जीव का विलोप हजारों वर्ष पूर्व हुआ है, ये सही हो जाएगा, हजारों वर्ष पूर्व हुआ है, इसीलिए काफ़ी गहराई के अंदर है। पृथ्वी के परतों में जीवाश्म की स्थिति का जीव के विलुप्त होने की अवधि से कोई संबंध नहीं है। पृथ्वी के परतों में जीवाश्म की स्थिति का जीव के विलुप्त होने की अवधि से कोई संबंध नहीं है, तो ये चीज़ कहना गलत हो जाएगा। आप जानते हो जीवाश्म से हम ये पता लगा लेते हैं कि ये जो जीवाश्म है ये कितना पुराना है, जो जिस जीव का है वो जीव कब इस धरती पे था, कब विलुप्त हो गया, ये सारे हम लोग जीवाश्म से पता लगा लेते हैं। वैज्ञानिक ऐसे ही तो पता लगाते हैं, जीवाश्म से ही पता लगाते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है कहना गलत हो जाएगा। विलुप्त होने की अवधि का निर्धारण नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है जीवाश्म से। विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विविधता का मतलब वेरिएशंस, विविधता का मतलब वेरिएशंस, वही वेरिएशन जो हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो कुछ देखने को मिलते हैं। किसी स्पीशीज की सभी विविधताओं के बने रहने की संभावना समान होती है, क्या ये कहना सही है? हमसे पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, रॉन्ग वाले को चूज करना है। किसी स्पीशीज मतलब फिर से वही बात है प्रजाति, फिर से वही बात है प्रजाति, किसी स्पीशीज यानी कि प्रजाति। तो मान लो हमने प्रजाति के तौर पर मानव प्रजाति ले लिया, मानव प्रजाति ले लिया, तो सवाल यहाँ पर आप ऐसे सोच सकते हो कि मानव प्रजाति की सभी विविधताओं के बने रहने की संभावना समान होती है। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए इंडिया के अंदर जो भी मानव प्रजाति है, इंडिया के अंदर जो भी मानव प्रजाति है उनके अंदर दो वेरिएशंस है। वेरिएशंस जो है कई सारे हो सकते हैं, मैं यहाँ समझाने की दृष्टि से केवल दो ले रहा हूँ। दो वेरिएशंस हैं, यानी दो तरह के जो है मनुष्य है, लोग हैं। एक वो है जो 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को भी वो टॉलरेट कर पाते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, और एक वो है जो 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को भी टॉलरेट नहीं कर पाएगा। दो तरह के वेरिएशंस हैं। तो दो तरह के लोग हो गए हमारे भारत के अंदर, दो तरह के लोग हो गए। एक लोग वो हैं जिनके अंदर ये क्वालिटी है कि 50 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, और एक वो है जो 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को भी टॉलरेट नहीं कर पाएगा। मतलब ये दो वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं सारे मानव प्रजाति में, सारे मानव प्रजाति में। अब मान लो क्या हुआ कि इंडिया का टेम्परेचर धीरे 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 इंडिया का जो टेम्परेचर है, क्लाइमेट है, ये चेंज होता गया, और एक ऐसा टाइम आया कि जो भारत का टेम्परेचर है वो बढ़ करके क्या हो गया, 52 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो जब 52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ करके हो जाएगा तो बताओ इसमें से कौन जिएगा, कौन मरेगा? सीधी सी बात है, जो 40 डिग्री टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पाता था ये तो मर जाएगा। यानी वो सारे मानव प्रजाति, वो सारे ही मनुष्य, वो सारे ही मानव प्रजाति मर जाएंगे जो इस टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे। मतलब जिसके अंदर भी ये वाली जो वेरिएशन है ना, वो सारे के सारे मर जाएंगे। जिसके अंदर ये वाली वेरिएशन है ये बच सकता है, क्योंकि ये 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को टॉलरेट कर पा रहा है, मतलब 52 डिग्री सेल्सियस को भी टॉलरेट कर पाएगा, ये कर सकता है। तो इसके बचने के चांस ज़्यादा है, ये नहीं बचेंगे। इसी को हम लोग नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं कि नेचर ने उसे सेलेक्ट किया जो फिट है वातावरण के लिए, तो ये फिट है, नेचर इसको सिलेक्ट कर लेगा और इसको रिजेक्ट कर देगा।
तो यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट हमें कह रहा है कि किसी स्पीशीज की सभी विविधताओं के बने रहने की संभावना समान है। देख लो यहाँ पर संभावना समान कहाँ है, ये मर गया जिसके अंदर ये वाली वेरिएशंस थी, ये सारे के सारे मर गए हैं, जिसके अंदर ये वाली वेरिएशन थी ये बच गए। तो ऐसा नहीं होगा कि सारे विविधताओं के बने रहने की संभावना समान होगी, तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो यानी कि यही हमारा जो है राइट आंसर है। आनुवांशिक संगठन में परिवर्तनों के कारण विविधता आ जाती है, यानी कि जो जेनेटिक कंपोजिशन होता है, जो जेनेटिक कंपोजिशन होता है अगर उसमें चेंज आ जाए तो विविधता आ जाती है, वेरिएशंस आ जाती है। बिल्कुल डीएनए में चेंज कर दो, जीन में चेंज कर दो, जेनेटिक कंपोजिशन में चेंज कर दो, वेरिएशंस आ जाती है, विविधता आ जाती है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। पर्यावरण परक कारकों द्वारा परिवर्तन का वर्ण पर्यावरण परक कारकों द्वारा परिवर्तनों का वर्ण विकास की प्रक्रियाओं का आधार बनता है। देखो मुझे समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली में क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर। हिंदी के जो शब्द होते हैं वो इतने कठिन डाल दिए जाते हैं कि जो हिंदी माध्यम वाले हैं वो भी ना समझ पाए। आप ही बताओ, आपको समझ में आ रहा है क्या ये? मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि जो पर्यावरण कारक होते हैं वो जिस वेरिएंट को सिलेक्ट करता है, जो पर्यावरण कारक होता है वो जिस वेरिएंट को, जिस वैरायटी को सिलेक्ट करता है वो भी क्या है, इवोल्यूशन का एक आधार बनता है, वो भी एक विकास का आधार बनता है। ये कहना चाह रहा है। तो अगर ये कहना चाह रहा है तो ये सही है। जैसे यहीं पर आप देख लो, पर्यावरण का एक कारक हमने यहाँ पर टेम्परेचर को चूज किया, टेम्परेचर ने यानी पर्यावरण के इस कारक ने, इस टेम्परेचर ने कौन से वेरिएंट को चूज किया, इस वाले वेरिएंट को चूज किया, इस वाले वेरिएंट को चूज किया, इस वाले वेरिएंट को चूज नहीं किया। तो इस वाले वेरिएंट को अगर चूज किया तो ये भी क्या है, इवोल्यूशन का एक आधार बना कि अब आने वाले जो भी पीढ़ी होंगे उनके अंदर ज़्यादातर जो होंगे वो वाले होंगे जो इस टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो नहीं कर पाएंगे, वापस से मर जाएंगे। तो ये एक विकास का आधार बनता है। तो ये सही है। अलैंगिक जनन से विविधता की संभावना सबसे कम होती है, बिल्कुल सही बात है, ये तो आप जानते ही हो। अलैंगिक जनन से विविधता की संभावना बहुत ही कम होती है। किसी जीव के विशेषक पर किसका प्रभाव पड़ता है? किसी जीव के विशेषक पर यानी कि ट्रेट पर किसका प्रभाव पड़ता है, यानी कि लक्षण पर किसका प्रभाव पड़ता है, एक तरह से बोल सकते हो। किसी जीव के लक्षण पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो किसी जीव के अंदर जो लक्षण है वो माता पिता दोनों से आते हैं। किसी जीव के अंदर जो लक्षण है वो माता पिता दोनों से आते हैं। ये लक्षण किसके पास होता है? डीएनए के पास होता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वह वर्ग चुनिए जिनमें साझा लक्षण सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। वह वर्ग चुनिए जिनमें साझा लक्षण सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। एक स्पीशीज के दो वेष्टियों में, वेष्टि का मतलब इंडिविजुअल्स है ना, इंडिविजुअल्स। जैसे मानव प्रजाति में अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, मैं हूँ, आप हैं, ठीक है ना, आपके दोस्त हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, सारे हैं, वो सारे इंडिविजुअल्स होंगे वो, लेकिन वो सारे के सारे मानव प्रजाति हैं, एक ही स्पीशीज के हैं। एक ही जीनस के दो स्पीशीज में, एक ही फैमिली के दो जीनसों में, दो फैमिली के दो जीनसों में। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखो, जैसे कि पैंथेरा लियो। पैंथेरा लियो क्या है? ये लायन को हम बोलते हैं, लायन का ये वैज्ञानिक नाम है, शेर का वैज्ञानिक नाम है। और पैंथेरा टिग्रिस ये बाघ है, टाइगर है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो आप, यहाँ भी पैंथेरा है, यहाँ भी पैंथेरा है। ये पैंथेरा क्या है? जीनस है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो जीनस है वो सेम है, लेकिन देखो प्रजाति यहाँ पर लियो है, यानी कि स्पीशीज यहाँ पर लियो है, यहाँ पर टाइगर है, तो प्रजाति जो है अलग अलग है। तो आप मुझे ये बताओ, यहाँ पर जो बोल रहा है कि एक जीनस के दो स्पीशीज, यहाँ पर देखो पैंथेरा जीनस के दो स्पीशीज है, पैंथेरा जीनस के दो प्रजाति है, यानी कि एक लायन है, एक टाइगर है। इन दोनों में ज़्यादा समानता है, या फिर हम लायंस अलग अलग शेरों की अगर हम बात करें, इनके बीच में ज़्यादा समानता है। जो बहुत सारे शेर होंगे उनमें आपस में ज़्यादा समानता है, या फिर इस शेर और बाघ में ज़्यादा समानता है। अगर आप शेर और बाघ में ज़्यादा समानता बोलते हो, इसका मतलब ये हुआ कि एक ही जीनस के दो स्पीशीज में ज़्यादा समानता है, जबकि जो शेर ही है उनके बीच समानता कम है, या फिर जो बाघ ही है बहुत सारे उनके बीच समानता कम है। तो बहुत ही आसान है। एक ही प्रजाति के दो वेष्टियों में, मतलब हमारे पास दो शेर है ना, हमने शेर प्रजाति को चुना, हमने लियो प्रजाति को चुना, हमने शेर प्रजाति को चुना, उसमें दो शेर को लिया, उनके बीच ज़्यादा समानता होगा, ना कि शेर और बाघ के बीच में। तो ये जो आप पढ़ते हो ना टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, जिसमें कि स्पीशीज है, उसके बाद जीनस है, उसके बाद फैमिली है, ऑर्डर है, इस तरह से पढ़ते हो और किंगडम तक पहुँचते हो। तो इसमें आप जैसे जैसे ऊपर जाते हो ना,
समान लक्षण जो होते हैं वो कम होते चले जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो लक्षण है वो समान रूप से मिलेगा आपको एक ही प्रजाति के अलग अलग वेष्टियों में, अलग अलग इंडिविजुअल्स में। तो ए हमारा राइट आंसर होगा, बाकी ये सारे के सारे गलत हो जाएंगे। विकास सिद्धांत के अनुसार नई स्पीशीज यानी कि नई प्रजाति का निर्माण सामान्यतः किसके कारण होता है? नई प्रजाति का निर्माण सामान्यतः किसके कारण होता है? प्रकृति द्वारा अचानक ही सृष्टि के उत्पत्ति के कारण, यानी नेचर ने क्या किया, सडन ही क्रिएशन कर दिया और इससे क्या हुआ कि नई प्रजाति का निर्माण हो गया। नई प्रजाति का निर्माण धीरे धीरे होता है। नई प्रजाति का निर्माण जो है वो विभिन्नताओं के एकत्रित होने से होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जब विभिन्नताएं जो है एकत्रित होती है तब जाकर के काफ़ी टाइम बाद नई प्रजाति का निर्माण होता है। ये कहना गलत हो जाएगा। देखो बी ऑप्शन सही है, विकास सिद्धांत। इसके लिए आप ये डेफिनेशन ही याद रख सकते हो, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। विकास सिद्धांत ये हमें कहता है कि कई पीढ़ियों तक विविधताओं के जमा होते जाने के कारण कई पीढ़ियों तक पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हुआ कि जो विभिन्नताएं आती चली गई वो जमा होते चले गए और एक टाइम ऐसा आया विभिन्नताएं जो है इतनी अधिक हो गई कि अपने आप में वो एक नया प्रजाति कहलाया। जैसे हम ह्यूमन की ही ले ले, है ना, हम ह्यूमन की ही ले ले तो हम बोलते हैं कि हम लोगों का जो पूर्वज है वो मंकी है। तो मंकी से ह्यूमन कैसे हुआ? ऐसा तो नहीं हुआ कि एक मंकी ने अपना बच्चा पैदा किया और वो मनुष्य कहलाया, एक बंदर ने अपना बच्चा पैदा किया और वो मनुष्य कहलाया, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। एक बंदर से जो अगला बंदर आया, अगले पीढ़ी का बंदर आया, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, फिर इसका जो अगला पीढ़ी आया इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, फिर इसका जो अगला पीढ़ी आया इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। तो ये जो परिवर्तन है ना, ये जमा होते चला गया। कुछ नए नए परिवर्तन आते चले गए, वो सारे जमा होते चले गए और फिर लंबे टाइम के बाद इतना ज़्यादा परिवर्तन हो गया कि अब हम एक नई प्रजाति बोलते हैं उसको मनुष्य। नीचे दी गई सूची में से उन लक्षणों का चुनाव कीजिए जिन्हें उपार्जित किया जा सकता है, यानी कि एक्वायर्ड किया जा सकता है, वंशागत नहीं। मतलब आप उसको इस दुनिया में आने के बाद उसको प्राप्त कर सकते हो, एक्वायर कर सकते हो, लेकिन अपने अगले पीढ़ी में नहीं भेज सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप जब इस दुनिया में आए आप कोई सिंगर नहीं थे, लेकिन मान लो आप सिंगर बन गए। जैसे जुबिन नौटियाल जब इस दुनिया में आया तो वो सिंगर नहीं था, लेकिन अब वो सिंगर बन चुका है ना। यानी उसने वो जो लक्षण है गाना गाने का उसने उपार्जित किया है, एक्वायर्ड किया है। लेकिन क्या उसका जो बच्चा पैदा होगा वो सिंगर बन करके ही पैदा होगा क्या? ऐसा नहीं है। मतलब उसने उपार्जित तो किया लेकिन उसको वंशागत नहीं कर पाएगा, अगले पीढ़ी में भेज नहीं पाएगा। अगर ऐसा होता तो आइंस्टीन का बच्चा जो है आइंस्टीन बन करके ही पैदा लेता। हम लोग क्या करते हैं, पढ़ लिख करके इतने तेज हो जाते हैं कि जो हमारा बच्चा होता वो भी तेज ही पैदा होता, उसको स्कूल भेजने का जरूरत ही नहीं पड़ता, सारे पैसे बच जाते। तो ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। तो आंखों का जो रंग है इसे हम उपार्जित नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में आने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि मम्मी हमें बूढ़ी आंखें नहीं, हमें काली आंखें चाहिए, हमें काली आंखें नहीं, हमें नीली आंखें चाहिए। ऐसा तो नहीं होता है ना, ये हम उपार्जित नहीं करते हैं, ये जो है वंशागत है। अगर जो हमारे पेरेंट्स हैं उनकी आंखें अगर ब्राउन है तो ज़्यादा चांस है कि जो हमारी आंखें जो है वो भी ब्राउन होंगी। तो ये वंशागत होते हैं, हम इसे उपार्जित नहीं करते हैं, तो ये आंसर नहीं होगा। त्वचा का रंग भी वंशागत ही होता है, इसे हम उपार्जित नहीं करते हैं। अब थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है वातावरण के कारण कि आप किस वातावरण में रह रहे हैं, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, लेकिन ये वंशागत ही होता है, हम उपार्जित नहीं करते हैं। अगर ऐसा होता तो हर काला व्यक्ति क्या करता, अपने आप को गोरा कर लेता, तो ये भी नहीं होगा। बालों का स्वरूप भी हम उपार्जित नहीं करते हैं, वंशागत होता है। हम उपार्जित नहीं करते हैं, वंशागत होता है। अब ये अलग बात है कि आप जाकर के जेंट्स पार्लर, ब्यूटी पार्लर में जाकर के अपने बालों का स्टाइल चेंज करवा लो, ये अलग मैटर है। लेकिन विज्ञान के अनुसार जो बालों का स्वरूप है वो भी वंशागत ही होता है, हम इसे उपार्जित नहीं करते हैं। शरीर का जो आकार होता है इसे हम उपार्जित कर सकते हैं, ये वंशागत नहीं होता है। मतलब एक बच्चा जो दुबला पतला पैदा हुआ है ना, वो जैसे जैसे बड़ा होगा अपने डाइट को अच्छा रखेगा, जिम जाएगा, बॉडी बनाएगा, डोले शोले बनाएंगे। तो ऐसा करने के बाद क्या होगा, मान लो कि वो मोटा हो गया, एक तरह से मान लो कि मोटा हो गया, फैट हो गया, तो इसने ये लक्षण क्या है, इसने ये चीज़ उपार्जित किया। अब जो उसका बच्चा होगा जरूरी थोड़ी ना है कि वो भी डोले शोले वाले ही होगा। आपने देखा था ना एक सवाल, एक कपल है जो दुबला पतला है तो उसका बच्चा भी दुबला पतला ही हो, तो वहाँ पर वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया था, ऐसा नहीं है। तो शरीर का जो आकार है इसे हम उपार्जित कर सकते हैं और हम उपार्जित कर भी लेंगे, लेकिन वंशागत उसे नहीं कर पाएंगे। अब ऋतिक रोशन ने तो अपना बॉडी बनाया होगा भाई, डाइट कंट्रोल करके, जिम में जा करके, लेकिन उसका जो बच्चा होगा उसको भी वापस से क्या करना पड़ेगा, वही चीज़ करना पड़ेगा जो उसके पापा ने किया है। ऐसा नहीं है कि जो उसका बच्चा पैदा होगा उसको अब कुछ नहीं करना पड़ेगा,
कि पापा ने तो बॉडी बनाया ही था, मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा बॉडी तो अपने आप ही बन जाएगा। तो ये चीज़ नहीं होगा। तो शरीर का आकार जो है उपार्जित किया जा सकता है, वंशागत नहीं किया जा सकता है। नर और मादा युग्मकों द्वारा साथ लाए जाने वाले विशेषकों यानी कि लक्षणों के दो रूपांतरण कहाँ स्थित होते हैं। अब देखो, जो मेल गैमीट है इसमें 23 क्रोमोजोम, जो फीमेल गैमीट है यानी कि मादा युग्मक, इसमें भी 23 क्रोमोजोम। यही 23 क्या होते हैं कि आपस में फ्यूज होते हैं, तब जाकर के 23 पेयर बनता है। 23 पेयर बनता है। इस प्रकार से मान लो ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, ये चौथा पेयर। तो हर एक पेयर में देखो 2 क्रोमोजोम है, जो एक मदर से और एक फादर से। इसमें भी 2 क्रोमोजोम, एक फादर से एक मदर से, इसमें भी 2, एक फादर से एक मदर से। और ये दोनों आपस में कॉपी कहलाते हैं। ये पेयर्ड कैसे होते हैं, मतलब ये कॉपी आखिर बनाते कैसे हैं, कैसे चूज करते हैं कि कौन से क्रोमोजोम के साथ हम पेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखो, इस 23 क्रोमोजोम में मान लो कि इस 23 वाले में एक क्रोमोजोम है जिसका नाम ए है, और ये अपने साथ लक्षण लेकर के आता है हाइट, यानी कि हाइट को कंट्रोल करने वाला लक्षण लेकर के आता है। हालांकि एक क्रोमोजोम पे कई सारे जीन्स होते हैं, यहाँ मैंने एक को मान लिया है कि एक जीन है जो इस वाले क्रोमोजोम पर है जो हाइट को कंट्रोल करेगा। ऐसे ही क्या है, इस वाले में मान लो ये तो फादर की तरफ से है ना, ये तो फादर की तरफ से है कि फादर के अंदर एक क्रोमोजोम है ए, जिसके साथ लक्षण कौन सा जुड़ा हुआ है, हाइट। ऐसे ही मदर के पास भी तो होगा ना, मदर के पास भी तो एक क्रोमोजोम ऐसा होगा ही ना जो हाइट को कंट्रोल करेगा। तो जब ये जो युग्मक है आपस में फ्यूज होंगे, जब ये सारे क्रोमोजोम्स ये 23 आपस में जब मिलेंगे तो पेयरिंग होगा, ये देख करके कि समान लक्षण वाले क्रोमोजोम्स जो होंगे वो एक साथ पेयर्ड हो जाएंगे। जो समान लक्षण वाले होंगे वो एक साथ पेयर्ड हो जाएंगे और वही एक दूसरे का कॉपी कहलाएंगे। मतलब हाइट का ये एक वेरिएंट है और एक वेरिएंट हमारे पास ये है। एक वेरिएंट जो है पिताजी की तरफ से आया है और एक वेरिएंट जो है माताजी की तरफ से, और ये दोनों वेरिएंट्स आपस में पेयर्ड हो जाएंगे और एक दूसरे का कॉपी कहलाएंगे। तो यही चीज़ आपसे सवाल में कहा गया है कि नर और मादा युग्मक द्वारा लाए जाने वाले लक्षण। तो हमने नर युग्मक और मादा युग्मक में लक्षण को लिया हाइट को, के दो रूपांतरण यानी कि दो वेरिएंट्स कहाँ स्थित होते हैं, तो एक ही गुणसूत्र के प्रतिकृतियों पर, यानी एक ही क्रोमोजोम के कॉपी पर। मैंने आपसे कहा ना कि ये जो ए है और ये जो बी है ये आपस में एक दूसरे का कॉपी कहलाएगा। एक ही क्रोमोजोम के ये क्या है, कॉपी है, कि ये भी हाइट को कंट्रोल कर रहा है, ये भी हाइट को कंट्रोल कर रहा है, तो सेम ही क्रोमोजोम है, बस कॉपी है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उन कथनों का चुनाव कीजिए जो जीनों की विशिष्टताएं बताते हैं, यानी कि जीन के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताते हैं, उन स्टेटमेंट को चूज करना है। जीन डीएनए अणु बेस के विशिष्ट क्रम के रूप में होते हैं। जीन डीएनए अणु बेसों के विशिष्ट क्रम के रूप में होते हैं। देखो यहाँ विशिष्ट क्रम का मतलब ना कोड से है। हम बोलते हैं ना कि डीएनए के उस टुकड़े को हम लोग जीन बोलते हैं जिसके पास क्या होता है, कोड होता है प्रोटीन बनाने के लिए। तो कोड होता है, आप बोल दो कि कोड होता है, या फिर बोल दो ये जो बेस होते हैं, जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, डीएनए में होता है ना, नाइट्रोजन के 4 बेस होते हैं डीएनए में, आरएनए में भी होते हैं। तो जो नाइट्रोजन के बेस होते हैं इनका एक विशिष्ट क्या है, क्रम होता है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। वो स्पेसिफिक सीक्वेंस ही तो कोड कहलाता है। तो चाहे आप कोड बोल दो, चाहे आप बोल दो कि ये जो नाइट्रोजन बेस होते हैं उनका एक स्पेसिफिक, एक स्पेशल सीक्वेंस होता है, तो बात एक ही है। तो ये सही है, ये सही हो जाएगा हमारा कि जो जीन होता है वो डीएनए के अंदर एक विशिष्ट क्रम होता है बेसों का, या फिर बोल दो जीन जो होता है डीएनए के अंदर एक खास तरह का कोड होता है जो प्रोटीन बनवाएगा। बात एक ही है। जीन प्रोटीनों का कूटन नहीं करता। कूटन का मतलब कोडिंग से है। जीन जो है प्रोटीन का कोड नहीं करता, तो ये गलत हो जाएगा। हम लोग जीन का डेफिनेशन ही यही देते हैं कि जीन जो है वो डीएनए का वो टुकड़ा है जिसके अंदर प्रोटीन का कोड होता है। यहाँ लिखा हुआ है कि जो जीन है प्रोटीन का कोड नहीं करता, गलत हो जाएगा। जीन प्रोटीन का कोड करता है। प्रोटीन का कोड करता है कि प्रोटीन कैसा बनेगा। किसी स्पीशीज की विष्टियों में, यानी किसी प्रजाति के विष्टियों में, किसी प्रजाति के अलग अलग जीवों में एक विशिष्ट जीन का खास गुणसूत्र पर स्थित होता है। किसी स्पीशीज की विष्टियों में एक विशिष्ट जीन एक खास गुणसूत्र पर स्थित होता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। यहाँ लिखा है एक ही प्रजाति के विष्टियों में, तो जैसे हम मानव प्रजाति को ही लेते हैं, तो मान लो मोहन है और सोहन है। मोहन का एक क्रोमोजोम ऐसा है
जिस पर मान लो जीन है ए, जिस पर जीन है बी, जिस पर जीन है सी, है ना, जिस पर जीन है ए बी सी, जिस पर जीन है ए बी सी, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, ए बी सी से अच्छा है हम ये मान लेते हैं कि एक जीन है जो हाइट को कंट्रोल कर रहा है, एक जीन है जो बालों के कलर को कंट्रोल कर रहा है, और एक जीन है जो हमारे स्किन के कलर को कंट्रोल कर रहा है। ये मान लो, हमारे नहीं, मोहन के स्किन के कलर को कंट्रोल कर रहा है। ये हेयर, ठीक है, और ये है हाइट। मोहन के अंदर एक क्रोमोजोम ऐसा है जिस पर जीन ए है जो हाइट को कंट्रोल करेगा। अब ये हाइट कुछ भी हो सकता है, लंबा, छोटा, पौना, डेढ़ पौना, कुछ भी हो सकता है। जो बी है ये बालों के रंग को कंट्रोल करता है, जो सी है ये स्किन के कलर को कंट्रोल करता है। एक क्रोमोजोम पर, कोई क्रोमोजोम है उस पर ये सारे जीन उपलब्ध है। सोहन जो कि मानव प्रजाति का ही है, तो ये सारे जो आपके ये है ना, ये सारे जो जीन्स हैं सोहन के अंदर भी उसी क्रोमोजोम पर उपलब्ध होगा। उसी क्रोमोजोम पर लिखा है ना, एक विशिष्ट जीन। ये सारे विशिष्ट जीन हमने चुने हैं, खास गुणसूत्र पर स्थित होगा। मोहन के अंदर जिस गुणसूत्र में है सोहन के अंदर भी उसी गुणसूत्र पर होगा। सारे के सारे प्रजाति के अंदर, सारे के सारे प्रजाति के अलग अलग जीवों के अंदर। ये सवाल में कहना चाह रहा है। मोहन के अंदर भी 46 क्रोमोजोम्स हैं, सोहन के अंदर भी 46 क्रोमोजोम्स हैं। तो मान लो ये सारे जो विशिष्ट जीन हैं, ये सारे जो स्पेसिफिक जीन हैं, ये मान लो कि उपलब्ध है दूसरे क्रोमोजोम पर, सेकंड क्रोमोजोम पर। 46 है ना, उसमें से जो दूसरा क्रोमोजोम है उस वाले क्रोमोजोम पर ये सारे जो है जीन्स उपलब्ध है। तो सोहन के अंदर भी जो दूसरा वाला क्रोमोजोम होगा ना, उसी पर ये सारे लक्षण जो है, ये सारे जीन जो है उपलब्ध होंगे। और सिर्फ मोहन सोहन ही नहीं, मानव प्रजाति के हर अलग अलग व्यक्ति के अंदर, मानव प्रजाति के हर अलग अलग इंडिविजुअल्स के अंदर दूसरे क्रोमोजोम पर ही ये सारे जीन उपलब्ध होंगे। अब ये अलग बात है कि मोहन के अंदर जो ये हाइट वाला जीन है ये लंबा बनाना चाहता है, सोहन के अंदर जो है ये हाइट वाला जीन ये छोटा बनाना चाहता है। कोई और होगा, मान लो राम है, इसके अंदर जो दूसरे क्रोमोजोम पर ये जो हाइट वाला जीन है ये इसको पौना, डेढ़ पौना बनाना चाह रहा हो। तो ये चीज़ पॉसिबल है। लंबाई में कुछ भी हो सकता है, रंग में कुछ भी हो सकता है, स्किन का कलर मैंने लिखा है तो कुछ भी हो सकता है। किसी राम मोहन के अंदर मान लो ये जो कलर है ये काला बनाना चाह रहा हो, सोहन के अंदर गोरा बनाना चाह रहा हो, जो ये राम के अंदर है वो श्यामला बनाना चाह रहा हो, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन कलर को कंट्रोल करने वाला जो जीन है वो सब के अंदर, सॉरी मिट गया, वो सब के अंदर जो है दूसरे क्रोमोजोम पर ही मिलेगा। ये सवाल का कहने का मतलब है। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा ये सही है। प्रत्येक गुणसूत्र में केवल एक ही जीन होता है, गलत हो जाएगा। प्रत्येक गुणसूत्र में जो जीन जो है इसकी संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है, किसी में 200, किसी में 300, तो ये कहना गलत हो जाएगा, है ना। तो ये 200, 300, 1000, 2000, 3000 भी हो सकता है एक गुणसूत्र पर जीनों की संख्या। तो हमारा जो है सही हो जाएगा यहाँ पर 2 नंबर और 3 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, सॉरी 1 नंबर और 3 नंबर, यानी कि बी हमारा सही हो जाएगा। मटर के एक शुद्ध लंबे पौधे, मटर के एक शुद्ध लंबे पौधे, मटर के एक शुद्ध लंबे पौधे, देखो शुद्ध लंबा बोला है यानी कि कैपिटल टी, इसका क्रॉस करवाया गया स्मॉल टी से, संकरण कराया गया। F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे, F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे और बौने पौधे का अनुपात क्या होगा। अच्छा, यहाँ से F1 में हमें क्या मिलेगा, ऑल डोमिनेंट, ये आपको याद रखना है, ऑल डोमिनेंट, और सारे के सारे जो होंगे वो टॉल मिलेंगे, और इसका जो जीनोटाइप होगा वो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। हमसे F1 के बारे में नहीं पूछा है, F1 में तो सारे लंबे मिलेंगे। F2 में जाकर के क्या है कि कुछ लंबे मिलते हैं तो कुछ बौने मिलते हैं। तो F2 पीढ़ी में जो है हमें जीनोटाइप जो है ये मिलता है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये रेशियो मिलता है F2 में जाकर के। याद रखना ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या हुआ कि हमने केवल एक लक्षण को यहाँ पर कंसीडर किया है, केवल और केवल हमने हाइट को कंसीडर किया है, केवल और केवल हाइट को। लंबा है या बौना है, ये दोनों हाइट ही है, तो केवल हाइट को हमने कंसीडर किया है, केवल एक लक्षण को हमने यहाँ पर ध्यान में रखा है। ये दोनों जो है टॉल है, और ये क्या है, ड्वार्फ है, बौना है,
छोटा है, शॉर्ट है। तो टोटल लंबा पौधा कितना है, 3 है, और छोटा पौधा कितना है, 1 है। 3:1 का रेशियो है। लेकिन इस 3 में जो है शुद्ध रूप से लंबा तो एक ही है, बाकी 2 तो अशुद्ध रूप से है। शुद्ध रूप से लंबा तो एक ही है, और हमसे शुद्ध रूप से जो लंबा है और जो बौना है उसके बीच में पूछा है। तो शुद्ध रूप से लंबा तो एक ही है और बौना भी एक ही है, तो 1:1 का रेशियो हो जाएगा। मानव के युग्मनज में लिंग गुणसूत्र के युग्म या युग्मों की संख्या कितनी होती है? तो मानव के अंदर अगर आप मेल को देखो तो 22 + XY ये क्रोमोजोम के सेट्स होते हैं। फीमेल के अंदर देखो तो 22 + XX होते हैं। तो अगर आप लिंग गुणसूत्र को देखो तो यहाँ भी एक ही पेयर है, यहाँ भी एक ही पेयर है, दोनों के अंदर एक ही पेयर है, तो एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक चयन द्वारा स्पीशीजों का विकास सिद्धांत किसने दिया? प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों का विकास सिद्धांत किसने दिया? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन ये दिया चार्ल्स डार्विन ने। मेंडल को हम लोग अनुवांशिकी का जनक बोलते हैं। मेंडल को हम लोग अनुवांशिकी का जनक बोलते हैं। डार्विन हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो किताब है वो डार्विन के द्वारा ही लिखी गई है। कुछ डायनासोरों में पर यानी कि पंख मौजूद थे, किंतु वे उड़ नहीं सकते थे। लेकिन पक्षियों में पर होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका यह अर्थ हुआ कि जो डायनासोर्स थे वो क्या थे, रेप्टाइल्स थे। वो रेप्टाइल्स थे। तो कुछ जो डायनासोर्स थे उनके पास पंख मौजूद था, भले वो उड़ नहीं पा रहे थे लेकिन उनके पास पंख मौजूद था। और वही डायनासोर आगे चल करके इवॉल्व हुआ पक्षियों में, और पक्षी जो है उड़ना स्टार्ट कर दी। जिन डायनासोर के पास पंख मौजूद था, जिन डायनासोर के पास पंख मौजूद था, वही डायनासोर जो है धीरे 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 इवॉल्व हुआ और वो पक्षी में तब्दील हो गया, यानी एक नई प्रजाति उसने बना ली पक्षी, और ये उड़ना स्टार्ट कर दी। तो पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृप से हुई है, ये हम बोलेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि सरीसृप की उत्पत्ति पक्षी से हुई। तो यहाँ पर जाकर के हमारा ये चैप्टर जो है फिनिश होता है, ख़त्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।